हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एजुकेशन IQ। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज का जो हमारा द हिंदू एडिटोरियल आर्टिकल है वो है ए बिल दैट फेंसिस इन द राइट टू इंफॉर्मेशन। तो सबसे पहले हम लोग हेडिंग का मतलब समझते हैं। ए बिल दैट फेंसिस इन का मीनिंग होता है, ये कंप्लीट एक सेंटेंस है। फेंसिस इन कंप्लीट वर्ड है। इसका मतलब होता है किसी चीज़ में बाधा डालना, किसी चीज़ को रोकने की कोशिश करना, किसी चीज़ को सीमित करने की कोशिश करना, मतलब कम करने की कोशिश करना। तो एक ऐसा बिल जो क्या करेगा, फेंस इन करेगा। फेंस इन मतलब फेंसिस इन करेगा, मतलब कम करेगा क्या, जो हमारी राइट टू इन्फॉर्मेशन जो एक्ट है ना, जिसके अकॉर्डिंग हम लोग किसी भी चीज़ की जो है पब्लिक डोमेन में है उसकी हम लोग इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं गवर्नमेंट से, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के थ्रू। तो एक ऐसा बिल गवर्नमेंट लेके आ रही है जो क्या करेगी, इसे फैंसीज इन कर देगी, मतलब इसमें बाधा बन जाएगी, इसकी जो एक्सेसिबिलिटी थी उसको उसको कम कर देगी, राइट टू इन्फॉर्मेशन को। तो ये इस हेडिंग का मतलब है। अब इसके अंदर में क्या लिखा हुआ है और कौन सा ऐसा बिल आने वाला है हम डिटेल में पढ़ेंगे। एक एक लाइन को मैं आपको हिंदी में पढ़ाऊंगा। कोई भी डिफ़िकल्ट वर्ड मीनिंग आएगा, कोई भी इंपॉर्टेंट टर्म आएगी, वो मैं आपको साथ साथ में नोट करवाता चलूँगा। तो स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक पूरा वीडियो देखना, और कोई भी अगर आपको डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। लेकिन करना क्या है, एक बार मेरे से पढ़ने के बाद इसको खुद से जाके पढ़ना। इसका जो PDF है वो आपको मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम पे, और टेलीग्राम का लिंक जो है वो आपको मिल जाएगा कमेंट बॉक्स में। कमेंट बॉक्स में जो फर्स्ट कमेंट होगा उसमें मैं पिन करके रखूँगा। तो रेगुलरली इन लेक्चर्स को देखो। जिन बच्चों को भी ऐसे एग्ज़ाम देने हैं जिसमें उनको आंसर राइटिंग लिखना है, या फिर आपके खुद के नॉलेज के लिए, क्योंकि ये जो आर्टिकल्स है ना ये इंटेलेक्चुअल लोगों के द्वारा लिखे जाते हैं, और इन आर्टिकल्स में जो इन्फॉर्मेशन होती है ना आपको नॉलेजेबल बहुत ज़्यादा बढ़ाएगी और अपना ओपिनियन बनाने में जो है ना मदद करेगी। तो रेगुलरली लेक्चर्स देखो। जिनको भी द हिंदू समझ में नहीं आता है उन्हीं के लिए मैं स्पेशली लेके आया हूँ। तो स्टार्ट करते हैं आज का द हिंदू एडिटोरियल आर्टिकल विदाउट एनी टाइम वेस्ट। तो क्या लिखा हुआ है, The news that the Union Cabinet has approved the Digital Personal Data Protection Bill and will table it on the monsoon session of Parliament July 20 August raises certain concern। तो अभी जो न्यूज़ निकल के आ रही है कि जो यूनियन कैबिनेट है हमारी, उन्होंने अप्रूव कर दिया है जो डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल है, और जल्दी ही इसको क्या किया जाएगा, ऑन टेबल लाया जाएगा जब मानसून सेशन होगा पार्लियामेंट का जुलाई 20 से अगस्त के बीच में। और इसने क्या किया है, रेजिस सर्टेन इश्यूज़, इसने कुछ इश्यूज़ को जो है ना वो उजागर किया है, सामने लाया है हमारे ये जो बिल है। The draft bill was placed in the public domain in December 2022, but the final bill has not been placed before the public। तो जो ड्राफ्ट बिल था, जब 2022 में इसकी चर्चा हुई थी, तो जो ड्राफ्ट बिल आया था उसको पब्लिक डोमेन में रखा गया था कि क्या है इस बिल में, जब ये 2022 में आया था। लेकिन अभी जब ये बिल फाइनल हो गया है तो इसे पब्लिक के सामने नहीं रखा गया है। बट द फाइनल बिल हैज़ नॉट बीन प्लेस्ड बिफोर द पब्लिक। Citizens are concerned that if two of its provisions are not changed, it may lead to a major regression for democracy। Regression का मतलब होता है किसी चीज़ में पिछड़ना या फिर पीछे जाना। तो क्या होगा, सिटीजन्स का ये कंसर्न है। कंसर्न का मतलब होता है चिंता होना या फिर विचार होना। तो सिटीजन की ये चिंता है कि दो उसके ऐसे प्रोविज़न्स हैं, ऐसे रूल हैं, अगर वो चेंज नहीं हुए होंगे तो इससे मेजर रिग्रेशन हो सकती है, डेमोक्रेसी के लिए जो है वो खतरा हो सकता है। The proposed Digital Personal Data Protection Bill has two provisions which would regularly weaken the Indian citizens' right to information। तो ये जो बिल प्रपोज किया गया है ना, पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल, इसके दो ऐसे प्रोविज़न हैं जो बहुत ज़्यादा वीक कर सकते हैं जो किसी भी सिटीजन्स की राइट टू इन्फॉर्मेशन लेने की जो उसकी जो राइट्स हैं उसको वीक कर सकते हैं, कमज़ोर कर सकते हैं। दो प्रोविज़न इसमें ऐसे हैं। दी Indian Right to Protection RTI, effective since October 2005, is one of the best transparency laws in the world। तो ये जो राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट था ना, ये 2005 में आया था, उसके बाद से ये जो है वो एक्टिव है, और ये एक बेस्ट ट्रांसपेरेंसी है। ट्रांसपेरेंसी होती है मतलब जिसमें कोई भी घोटाला नहीं होता है, एकदम ट्रांसपेरेंट तरीके से चीज़ें होती हैं। एक वन ऑफ द ट्रांसपेरेंट लॉ बोला जाता है इसको पूरे वर्ल्ड में। एम्पावरिंग सिटीजन्स एंड इज़ ए प्रैक्टिकल रिकॉग्निशन ऑफ देयर रोल एज द रूलर्स एंड ओनर्स ऑफ इंडिया। ये पावर देता है सिटीजन्स को और उनको एक प्रैक्टिकल रिकॉग्निशन देता है, मतलब उनको एक पहचान देता है उनके रोल के बारे में, और उनको एक ओनर बनाता है इंडिया का। दिस इज़ द आउटकम ऑफ पीपल स्ट्रगल लेड बाय मजदूर किसान शक्ति संगठन फाइट स्टार्टिंग इन रूरल राजस्थान विच कल्मिनेटेड इन द ड्राफ्टिंग ऑफ लॉ इन 2004।
तो ये बिल कैसे आया था, ये एक आउटकम था। आउटकम का मतलब होता है रिजल्ट होना, जो लोगों ने स्ट्रगल की थी, जिसको मजदूर किसान शक्ति संगठन ने फाइट किया था, और ये फाइट स्टार्ट हुई थी रूरल राजस्थान में, जिसका रिजल्ट क्या हुआ था, कल्मिनेटेड का मतलब होता है रिजल्ट। तो ये जो फाइट थी वो कल्मिनेट हुई थी और बिल बना था, इसका रिजल्ट आया था कि बिल ड्राफ्ट हुआ था 2004 में। There were intense discussion about its provision and it took an all-party parliamentary committee to carefully craft its provision. तो इस पे बहुत ज़्यादा इंटेंस मतलब सीरियस डिस्कशंस हुई थी इसके प्रोविज़न के बारे में, और जितनी भी पार्लियामेंट्री कमेटीज़ हैं उन्होंने केयरफुली इसको क्राफ्ट किया था, इसके प्रोविज़न्स को देखा था। इट्स प्रियम्बल एलिजेंटली स्टेट्स दैट डेमोक्रेसी रिक्वायर्स इन्फॉर्म्ड सिटीजन्स एंड ट्रांसपेरेंसी इन द अफेयर्स ऑफ देयर गवर्नमेंट दैट दे कैन होल्ड इट अकाउंटेबल एंड कर्ब करप्शन। तो इसका जो प्रियम्बल था, प्रियम्बल मतलब होता है एक समरी टाइप, वो एलिगेंटली मतलब होता है एकदम ज़बरदस्त शानदार तरीके से, वो हमें ये बताता है कि जो डेमोक्रेसी है ना उसको इन्फॉर्म्ड सिटीजन्स की ज़रूरत है, मतलब जिनके पास इन्फॉर्मेशन हो, और ट्रांसपेरेंसी की ज़रूरत है, मतलब जिसमें कोई घोटाला ना हो जो भी उनके अफेयर्स रहते हैं गवर्नमेंट में, ताकि वो सो दैट दे कैन होल्ड इट अकाउंटेबल एंड कर्ब करप्शन, ताकि वो उस चीज़ उसको समझ सकें, उसकी क्या जवाबदेही है उसको समझ सकें, और करप्शन को कर्व कर सकें मतलब रोक सकें। इट हार्मोनाइज द नीड फॉर एन अफेक्टिव गवर्नमेंट बाइल प्रिजर्विंग द आइडियल्स ऑफ डेमोक्रेसी। ये मतलब हमें बताता है, हार्मोनाइज का मतलब क्या होता है, हार्मोनाइज का मतलब भी आप लोग लिख सकते हो, मतलब किसी के अनुरूप डल जाना, सूटेबल हो जाना। तो एक हमें नीड बताता है कि हमें जो है एक अफेक्टिव गवर्नमेंट की ज़रूरत है, एक अफेक्टिव गवर्नमेंट के रूप की ज़रूरत है, और हमारे जो आइडियल्स हैं डेमोक्रेसी के जो सिद्धांत हैं उनको प्रिजर्व करने की ज़रूरत है। एम्ब्रेस्ड बाय दी सिटीजन, एम्ब्रेस्ड का मतलब होता है स्वागत करना, गले लगाना। गवर्नमेंट एंड दोस बिल्डिंग द लीवर्स ऑफ पावर हैव बीन perturbed by this transfer of power to the artisan citizens। गवर्नमेंट थी जो सरकार थी, और जो बेल्डिंग का मतलब होता है कोई काम करना, और जो मतलब लीवर्स हैं पावर के, लीवर का मतलब क्या होता है जिससे किसी चीज़ को आसान कर सकते हैं। तो जो मतलब लोग पावर को अपने कंट्रोल में रखना चाहते हैं, और जो गवर्नमेंट थी ना वो पर्टर्ब्ड हो गई। पर्टर्ब्ड का मतलब क्या होता है, रेस्टलेस, मतलब वो अशांत हो गई जब पावर दी गई लोगों को, जब सिटीजन्स के लिए पावर ट्रांसफ़र हुई और उनको जो है ना राइट टू इन्फॉर्मेशन का अधिकार मिला। तो ऐसे लोग जो पावर अपने हाथ में रखना चाहते हैं और गवर्नमेंट, उनको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हुई, और वो पर्टर्ब्ड हो गए, मतलब वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो रेस्टलेस हो गए। उसके बाद सिटीजन्स हैव टेकन टू दी RTI लाइक ए फ़िश टू वाटर। सिटीजन्स ने राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट को इस तरह से लिया जैसे फ़िश को वाटर मिल जाता है ना, जैसे फ़िश वाटर में जाने के बाद एकदम फुदकने लगती है ना, उसी तरह से लोगों ने RTI एक्ट को लिया। डिस्पाइट पब्लिक ऑफिशियल्स यूजिंग वेरियस डिवाइसेस टू डिनाई सिटीजन्स देयर लेजिटिमेट राइट। हालांकि जो पब्लिक ऑफिशियल्स हैं, मतलब जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, उन्होंने बहुत सारे डिवाइसेस यूज़ किए ताकि जो ये सिटीज़न का लेजिटिमेट मतलब उनका जो लीगल राइट है उसे डिनाई किया जाए, उसे इग्नोर किया जाए। इंस्ट्रूमेंट टू एक्सपोज रॉन्ग डूइंग एंड करप्शन, ठीक है। और बहुत सारे लोगों ने ना मतलब जो लोग थे, मैनी हैव यूज दिस डेमोक्रेटिक इंस्ट्रूमेंट, ये लोकतंत्र इंस्ट्रूमेंट को उन्होंने इस तरह से यूज़ किया ताकि जो भी गलत काम हो रहे हैं, रॉन्ग डूइंग हो रही है और जो करप्शन हो रही है उसको रोका जाए। दिस लॉ रिकोगनाइजेज दैट द डिफ़ॉल्ट मोड इज़ दैट ईच सिटीजन हैज़ द राइट each citizen has the right to access almost all the information with government। तो ये मतलब जो एक्ट था ना वो बाय डिफ़ॉल्ट का मतलब होता है जो पहले से ही मतलब बताता है हमें कि सिटीजन्स के पास एक राइट होना चाहिए जो एक्सेस मतलब वो किसी भी इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकें, मतलब पता लगा सकें जो भी गवर्नमेंट के अंडर में है। 10 categories of information have been exempted from disclosure to prevent harm to certain interest and to ensure smooth working of the government। 10 ऐसी कैटेगरीज थी जिनको जो है एग्जेम्प्टेड मतलब बाहर निकाला गया कि उनकी इन्फॉर्मेशन हम लोग डिस्क्लोज नहीं कर सकते ताकि कोई भी हार्मफुल जो है इफेक्ट ना हो किसी के सर्टन इंटरेस्ट के ऊपर, और स्मूथ वर्किंग चलते रहे गवर्नमेंट की, क्योंकि गवर्नमेंट में बहुत सारे राज होते हैं डिफेंस के, तो उनकी इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट आपको नहीं दे सकती है। तो 10 कैटेगरीज ऐसी बनाई गई जिनको एक्सक्लूड कर दिया गया, एक्सेप्ट कर दिया गया कि उसकी लोगों को राइट टू इन्फॉर्मेशन नहीं मिल सकती। These are outlined in section 8.1 with 10 subsections from A to J। इनको जो है ना वो सेक्शन 8.1, आउटलाइन का मतलब होता है रूपरेखा तैयार करना, इनको सेक्शन 8.1 में रखा गया और 10 सब सेक्शंस में जो है इनको बांटा गया A से J तक। The most widely misused exemption is
सेक्शन 8(1)(j विच एग्जाम्स पर्सनल इन्फॉर्मेशन विच इज़ नॉट ए पार्ट ऑफ पब्लिक एक्टिविटी। तो सबसे ज़्यादा मिसयूज़ मतलब गलत तरीके से यूज़ किया गया जो सेक्शन 8(1)(j है, जो कि बताती है कि पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो है, जो मतलब पर्सनल इन्फॉर्मेशन को बाहर निकालती है और उसको जो है ना एक पब्लिक की एक्टिविटी नहीं मानती है। इसका मिसयूज़ कैसे हुआ होगा? अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट को नहीं देनी है तो वो सीधे बोल देगी कि ये पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, ये पब्लिक इन्फॉर्मेशन नहीं है, और इस तरह से इसका मिसयूज़ किया जाता था। और विच इज़ एन इन्वेजन ऑन द प्राइवेसी ऑफ एन इंडिविजुअल, और जहाँ फिर वो हमला है, इन्वेजन का मतलब होता है हमला होना किसी भी प्राइवेसी की, जो प्राइवेसी रहती है इंडिविजुअल की, तो वो इन्फॉर्मेशन को बाहर निकाला गया। और इस तरह की इन्फॉर्मेशन का मिसयूज़ भी बहुत ज़्यादा किया गया इस तरह के प्रोविज़न का। इट हैज़ ए प्रोविज़ो का मतलब होता है रूल, विच इज़ एन एसिड टेस्ट टू हेल्प एनी वन क्लेमिंग एग्जाम्पशन विच स्टेट्स provided that information which cannot be denied to parliament or state legislature shall not be denied to any person। तो इसमें क्या है ना, इसमें एक रूल है जो कि एक ऐसी टेस्ट है ताकि हेल्प की जाए उन लोगों की जो क्लेम करते हैं एग्जाम्पशंस को। एग्जाम्पशन मतलब वो बोलते हैं कि हमें इनकी इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए, जो कि हमें बताता है प्रोवाइडेड दैट द इन्फॉर्मेशन विच कैनॉट बी डिनाइड टू पार्लियामेंट, मतलब ऐसी इन्फॉर्मेशन जिनको हम पार्लियामेंट को डिनाई नहीं कर सकते। ठीक है, पार्लियामेंट को हमें बतानी पड़ेगी या फिर स्टेट लेजिस्लेचर को बनानी पड़ेगी, वो हम किसी शैल नॉट बी डिनाइड टू एनी पर्सन, उसको हम लोगों को भी मना नहीं कर सकते। मतलब अगर इन्फॉर्मेशन आपको पार्लियामेंट के सामने रखनी है तो लोगों को भी वो इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी। दस द लॉ स्टेटेड दैट पर्सनल इन्फॉर्मेशन मे बी एग्जाम्प्ट इफ़, तो ये लॉ हमें ये बताता है कि पर्सनल इन्फॉर्मेशन को वो एग्जाम्प्ट कर सकता है, मतलब बाहर रख सकता है, इफ़ इट इज़ नॉट रिलेटेड टू पब्लिक एक्टिविटी, अगर वो किसी पब्लिक एक्टिविटी के रिलेटेड नहीं है या फिर इंटरेस्ट के रिलेटेड नहीं है, और वुड कॉज अनवारंटेड इन्वेजन ऑफ द प्राइवेसी ऑफ एन इंडिविजुअल, या फिर वो एक मतलब इन्वेजन है, एक हमला है किसी भी प्राइवेसी की इंडिविजुअल के, तो वो जो है वो राइट टू इन्फॉर्मेशन के बाहर रहेगी। To help an officer, an information commissioner or judge to arrive at the right decision, the special proviso which was provided as an acid test। तो किसी भी ऑफिसर की हेल्प करने के लिए या फिर इंफॉर्मेशन कमिश्नर या फिर जज की हेल्प करने के लिए उनको एक राइट डिसीजन में आना था, तो इसके लिए एक स्पेशल प्रोविज़न ऐड किया गया और जिसको एसिड टेस्ट बोला गया। हु एवर क्लेम दैट दिस इज़ ए डिस्क्लोजर वॉज एक्सेप्ट अंडर सेक्शन 8(1)(j शुड मेक ए स्टेटमेंट दैट ही वुड नॉट गिव दिस इन्फॉर्मेशन टू पार्लियामेंट। तो कोई भी अगर ऐसी इन्फॉर्मेशन को क्लेम करता है जो कि एक डिस्क्लोजर है या फिर जो एग्जाम्प्ट है, तो उसको एक स्टेटमेंट देनी पड़ेगी कि वो ऐसी इन्फॉर्मेशन जो है वो पार्लियामेंट को नहीं देगा। अब हम बढ़ेंगे बेसिस ऑफ रिफ्यूज़ल्स, मतलब रिफ्यूज़ल्स के बेसिस क्या हैं, आधार क्या हैं जो कि डिनाई की जाती है कि हम लोग आपको ये इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते, वो इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते, तो इसके आधार क्या हैं। मैनी रिफ्यूज़ल्स ऑफ इन्फॉर्मेशन डिड नॉट अदीर टू द लॉ बट रिफ्यूज्ड इन्फॉर्मेशन विद ए ब्लैंड स्टेटमेंट दैट सिंस इट वॉज पर्सनल इन्फॉर्मेशन दे वुड नॉट गिव इट। बहुत सारे ऐसे रिफ्यूज़ल्स होते हैं इन्फॉर्मेशन के कि गवर्नमेंट बोलती है हम आपको ये इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते, जो कि लॉ को फॉलो नहीं कर सकते हैं। अधीर का मतलब होता है लॉ को फॉलो नहीं करते हैं, और इन्फॉर्मेशन को रिफ्यूज़ किया जाता है एक स्टेटमेंट देके कि ये एक पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, इसलिए हम आपको ये इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते। दिस वॉज इलीगल बट हैज़ बीन वाइडली यूज टू कवर आर्बिट्ररी करप्ट और इलीगल एक्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफिशियल। ये इलीगल है लेकिन फिर भी इसको यूज़ किया जाता है ताकि गवर्नमेंट के जो आर्बिट्ररी, मतलब उनकी जो आर्बिट्ररी का मतलब होता है मनमाना, जो अपनी मर्जी से, तो गवर्नमेंट की जो आर्बिट्ररी और जो करप्ट, जो मतलब करप्शन होती है या फिर जो इलीगल एक्ट्स हैं उनको छुपाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। सम एग्जाम्पल्स आर, इसकी कुछ एग्जाम्पल्स भी हैं। द डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग रिफ्यूजिंग टोटल नंबर ऑफ एनुअल परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट्स APR ऑफ IAS ऑफिसर्स पेंडिंग प्रेजेंटली फॉर 1 ईयर। तो इसकी एग्जाम्पल ये है कि जो डिपार्टमेंट है पर्सनल और ट्रेनिंग का, उसने रिफ्यूज़ किया था जो टोटल नंबर ऑफ एनुअल परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट्स होती हैं APR, जो कि IAS ऑफिसर्स की होती हैं और जो लगभग 1 साल से पेंडिंग है या फिर 2-3 साल से पेंडिंग्स है, तो उनको नहीं दिया गया था, उनको एग्जम्पशन बोला गया था कि ये अंडर सेक्शन 8(1)(j के अंदर आती है। और रिक्वेस्ट फॉर डिटेल ऑफ मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली फंड्स बीइंग डिनाइड सेइंग दैट, और जो रिक्वेस्ट की जाती है कि मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के जो फंड्स होते हैं, जो पैसा होता है, उनको भी डिनाई किया जाता है बोल के कि ये क्या है, एक पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, उसको भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन बना देते हैं ये लोग। डिटेल्स ऑफ बेनिफिशरीज ऑफ प्राइम मिनिस्टर्स फंड, बोगस कॉस्ट सर्टिफिकेट्स, एजुकेशन सर्टिफिकेट्स, घोस्ट एम्प्लॉयज़, ग्रॉस आर्बिट्रेरीनेस एंड करप्शन इन सिलेक्शंस फॉर जॉब्स,
and non-conformance to rules and laws, disappropriate assets compared to declared income, verification of affidavits of elected representative, unfair assessment of students and job seekers in government, disregard of corruption charge against officials that have been proven, file noting and minutes of meetings। तो मतलब बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन है ना जिसको पर्सनल इन्फॉर्मेशन बोल बोल के या फिर कुछ आलतू फालतू की चीज़ें बोल बोल के उसको डिनाई किया जाता है। इसमें प्राइम मिनिस्टर के बेनिफिशियरी फ़ंड हो या फिर एजुकेशन सर्टिफिकेट हो, गोस्ट एम्प्लॉयज़ हो, करप्शन हो, बहुत सारे ऐसे रूल हैं ना जिनको ये बोल दिया जाता है कि भाई ये जो है पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, तो उस तरह से उसको जो है वो ख़त्म किया जाता है। अब स्टोर के अंदर क्या है, मतलब हम लोग क्या कर सकते हैं। हाउ एवर मैनी ऑनेस्ट ऑफिसर्स एंड कमिश्नर्स ऑफन गेव इन्फॉर्मेशन इफ़ इट वॉज नॉट कवर्ड बाय द एग्जाम्पशन। लेकिन बहुत सारे ऐसे ऑनेस्ट ईमानदार ऑफिसर्स भी हैं, कमिश्नर्स भी हैं जो कि इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं अगर वो एग्जाम्पशन के अंदर नहीं आती है, मतलब अगर उनको बाहर नहीं निकाला गया है कि ये राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के अंदर नहीं आती है, तो बहुत सारे ऑफिसर्स इन्फॉर्मेशन देते हैं। लेकिन बदकिस्मती से अनफॉर्चुनेटली द प्रपोज्ड डाटा प्रोटेक्शन बिल प्लान्स टू अमेंड RTI एक्ट 81J टू रीड एज एग्जाम्प्टिंग इन्फॉर्मेशन अंडर J विच रिलेट्स टू पर्सनल इन्फॉर्मेशन। लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि जो भी डेटा प्रोटेक्शन बिल नया जो प्लान हो रहा है ना, वो अमेंड कर रहा है RTI एक्ट जो सेक्शन 81J है, और टू रीड एज एग्जाम्प्टिंग इन्फॉर्मेशन अंडर J, और उसको जो है ना सेक्शन J के अंदर ला रहा है जो कि पर्सनल इन्फॉर्मेशन के रिलेटेड है। तो ये काफ़ी बड़ी दिक्कत है। इफ़ दिस अमेंडमेंट इज़ बेड, अमेंडमेंट का मतलब होता है चेंज, अगर ये चेंज हो गई, ऑल इन्फॉर्मेशन विच कैन बी रिलेटेड टू ए पर्सन कुड बी लीगली डिनाइड। तो जितनी भी इन्फॉर्मेशन होगी जो किसी पर्सनल के रिलेटेड है उसको गवर्नमेंट लीगली डिनाई कर देगी, मतलब इलीगल करने की ज़रूरत ही नहीं है। मोस्ट इन्फॉर्मेशन कुड बी शोन एज बीइंग रिलेटेड टू ए पर्सन, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, कोई भी इन्फॉर्मेशन होगी गवर्नमेंट उसको पर्सनल इन्फॉर्मेशन बोल देगी। एंड हैंस द लॉ वुड बिकम ए राइट टू डिनाई फॉर पब्लिक ऑफिसर्स। तो ये जो लॉ है ना, ये राइट टू डिनाई लॉ बन जाएगा, मतलब किसी भी चीज़ को गवर्नमेंट डिनाई कर सकती है। Who would not wish to give out information, जो कि हमें इन्फॉर्मेशन नहीं देना चाहते हैं। Incidentally, this proposal is a tactic in admission that any current denial of information on the grounds of being personal information only is illegal। तो ये जो प्रपोजल है ना, ये एक टैक्टिक है, एक तरीका है कि कोई भी अगर करंट डिनाइल करना है इन्फॉर्मेशन का कि ये पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, तो ये इलीगल है, ठीक है। Whenever a PIO wants to deny information, जब भी कोई ऑफिसर जो है इन्फॉर्मेशन को डिनाई करना चाहेगा, he will be able to link it to some person, वो किसी पर्सनल के साथ उसको लिंक करके बोल देगा कि ये पर्सनल इन्फॉर्मेशन है। The proposed bill defines the term person very widely, इसमें पर्सन को बहुत वाइडली यूज़ किया गया है, उसको इंडिविजुअल्स, कंपनीज़ में भी पर्सन को रखा गया है, स्टेट में भी। तो इन्फॉर्मेशन मिलेगी कहाँ से भाई? अगर आपके से किसी कंपनी की इन्फॉर्मेशन मांगेंगे तो उसको भी पर्सनल बना देंगे, किसी स्टेट की मांगेंगे उसको भी पर्सनल बना देंगे। तो गवर्नमेंट ये ना एक टैक्टिक खेल रही है। मोस्ट इन्फॉर्मेशन एक्सेप्ट बजट्स वुड बी लिंक टू वन ऑफ दिस। तो मोस्ट इन्फॉर्मेशन अगर हम लोग बजट को छोड़ दें तो बाकी सारी इन्फॉर्मेशन को ये लोग पर्सनल इन्फॉर्मेशन बना सकते हैं। डज द RTI वुड बिकम द राइट टू डिनाई इन्फॉर्मेशन। तो जो राइट टू इन्फॉर्मेशन है ना, वो राइट टू डिनाई इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, मतलब किसी भी इन्फॉर्मेशन को गवर्नमेंट डिनाई कर पाएगी, रेंडरिंग इट एन इनइफेक्टिव टूल, और उसको एक इनइफेक्टिव टूल बना देगी। In 18 years, no harm has come to any national or personal interest because of RTI। पिछले 18 सालों से कोई भी हार्म नहीं हुआ था किसी भी नेशनल या फिर पर्सनल इंटरेस्ट को RTI की वजह से, क्योंकि जब भी लोगों को इन्फॉर्मेशन चाहिए होती थी वो राइट टू इन्फॉर्मेशन करते थे। Therefore, the proposed amendment would lead to a major regression for democracy। तो अभी ये जो अमेंडमेंट होने वाला है ना, एक मेजर रिग्रेशन है, एक बहुत बड़ा झटका होगा डेमोक्रेसी के लिए। तो ये था यार आज का द हिंदू एडिटोरियल आर्टिकल। ये आर्टिकल किसने लिखा है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इनका नाम है शैलेश गांधी। ये एक फॉर्मर सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमिश्नर है, तो इनके व्यूज़ मैटर करते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आर्टिकल में जो लिखा हुआ है आपको अपने वही व्यूज़ बनाने हैं, आपको इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, आपको देखना है। ये आर्टिकल बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, तो इनको पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, रीड करो, एक बार फिर इसको खुद से पढ़ो, तो आपका नॉलेज बढ़ेगा और आपको समझ में 1-2 महीना जब आप लेक्चर्स देखोगे ना, आपको खुद में डिफरेंस दिखेगा और आपको न्यूज़पेपर पढ़ना भी आ जाएगा। इसीलिए मैं ये सेशंस आपके लिए लेके आया हूँ। तो प्लीज़ जो देख रहा है लाइक कर देना, कमेंट कर देना आपको वीडियोस कैसे लगते हैं, और जो नया बच्चा जुड़ा है टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे आपको PDF और वीडियो लिंक मिल जाएगा। PDF जो होगी मैंने खुद बनाई है, उसमें मैंने इंपॉर्टेंट टर्म्स, इंपॉर्टेंट वर्ड्स को जो है वो आपके लिए हाईलाइट किया हुआ है। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना और बेल आइकन को दबा देना, ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो डालूंगा आपको नोटिफिकेशन के थ्रू पता चल जाएगा। तो ऐसे ही सपोर्ट दिखाइए, देखते रहिए। जय हिंद।